हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट आपके सामने लेके आया हूँ। उसकी सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे बताया हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस होता है आपका एनसीईआरटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी आपका ये जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर आपका जो पृथ्वी आती है उस पृथ्वी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, सारी की सारी यहाँ पे पॉइंट्स आपको कवर करी जाएंगी, कोई भी चीजें छूटेगी नहीं, और अच्छे से जितना मैं समझा सकता हूँ उससे भी ज्यादा मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। पॉइंट यही रहेगा कि समझ में आनी चाहिए। बात करी जाती है अगर सोलर सिस्टम की, तो उसमें सारी चीजें आपकी आ जाती हैं हमारी, जो आपके 8 ग्रह हैं और आपका सूरज है, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। अब बात करी जा रही है कि होल स्काई इज फील्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि आपकी गैलेक्सी के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उसे हम टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्राइट हैं, कुछ डीम लाइट देते हैं, क्योंकि अलग अलग उनकी क्रियाएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पे अगर प्लैनेट है और नॉन प्लैनेट है तो उनकी जो लाइटनिंग होगी वो डिफरेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। इस तरीके की वो ट्विंकलिंग करते हैं, जो कभी कभी ट्विंकलिंग डायमंड की होती है उस हिसाब से ट्विंकलिंग करते हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। तो ये चीजें याद रखिएगा। नीचे आया जाए तो यहाँ पे फुल मून का बात चल रहा है। फुल मून आपके सोलर सिस्टम में ही ये चीजें आती हैं। फुल मून एक सैटेलाइट के रूप में जानी जाती है अर्थ की। तो फुल मून नाइट जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। पूर्णिमा फुल मून को ही होता है। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो न्यू मून होता है, यानी जब चंद्रमा अपने इस फेज में होता है और चंद्रमा अपने दिखता नहीं है लेकिन इस क्रेसेंट वाले फेज में अब आना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो फेज होता है, इन फेजों की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो न्यू मून की जब बात करी जा रही है वहां पे अमावस्या का शब्द आता है। न्यू मून तभी होगा यानी जब मून दिखेगा नहीं, यानी अमावस्या की रात, अंधेरी पूरी रात बोली जाती है। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं चैप्टर 1 में। दूसरा जो बात करी जा रही है सन की, तो सन, मून और ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो साइन करते हैं नाइट स्काई में, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज बोले जाते हैं। इस प्रकार से सेलेस्टियल अंतरिक्ष की बॉडीज के रूप में उन्हें हम रिजेंबल करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी वीक, और कुछ इतने गर्म भी होते हैं। ये सारे किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी अपनी ऊर्जा होती है, अपनी गर्माहट होती है, उनकी अपनी प्रकाश होती है, और वो इमिट करते हैं क्या? लार्ज अमाउंट में ये चीजें। इसीलिए दिस सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। अब बात आती है सन की। तो सन क्या है यहाँ पे? सन भी एक स्टार है। सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। और जितने भी तारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए हमारे सौरमंडल में दिखते हैं वो क्या है? सब के सब सन हैं। याद रखिएगा, सब के सब सन हैं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे हैं, इतनी दूरी पे हैं पृथ्वी से कि उनकी डायरेक्ट लाइट हम तक नहीं पहुंचती। एक सूरज की लाइट पृथ्वी जब गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सोचिए उतनी सारी लाइट आएगी तो क्या हाल होगा। बस इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। तो ये सन क्या है? स्टार है। याद रखिएगा। इसी प्रकार से ये सारी चीजें सौरमंडल की इसी प्रकार से चीजें ये आती हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग की बात यहाँ पे करी जा रही है। स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो चीज, दोनों चीज आपको मैं यहाँ पे बताया हूं इसके माध्यम से तो काफी क्लियर हो गई होगी। अब
बात ये आती है, अगर सन की रेज आती है और ये ट्विंकल नहीं करता है, तो जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, तो आपको बता दें वहां बहुत सारा रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण बहुत सारे हमारे एटमॉस्फियर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो रिफ्रैक्ट होके जब रेज आती है, लाइट आती है उनकी, तो हमें ट्विंकलिंग नजर आती है कि ये स्टार्स की तरह ट्विंकलिंग कर रही हैं। इसीलिए वो इतने दूर हैं जो रिफ्रैक्शंस होती है, और ये कहानी हो जाती है कि वे ट्विंकल करते हैं, क्योंकि वो एक सन की तुलना में जो स्टार्स हैं वो कई गुना दूरी पे स्थापित है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस मैप के सहायता से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये एक इंडिविजुअल है और इसे 7 स्टार्स यहाँ पे देखने हैं, तो ये देखिए 7 स्टार्स यहाँ पे इसको दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा रिफ्लेक्शंस भी होता है, जिसके कारण हमको यहाँ की चीजें यहाँ नजर आती हैं इस हिसाब से। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो 7 स्टार्स के रूप में, तो हमने फिगर के इस मैप के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर प्लेन कोई उड़ता है ऊपर, जिस प्रकार से सिंपल और आसान शब्दों में ये बताया गया है कि वो जो उड़ता है प्लेन, तो वो दूरी होने के नाते, ऊपर होने के नाते हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। उसी तरीके से उसी आधार पे इस नक्षत्रों को भी देखा जा सकता है, कॉन्स्टेलेशंस, ये नक्षत्र इन्हें बोला जाता है। कुछ नक्षत्र भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उर्सा, तो अब यहाँ पे उर्सा जो कॉन्स्टेलेशंस है, जिसे हम बिग बियर के भी नाम से जानते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन से भी क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी हो जाता है। जो सप्त ऋषि की हम बात यहाँ पे कर रहे थे आपसे, 7 स्टार्स, उसी को यहाँ पे सप्त ऋषि के रूप में, इसको देखिए पुराणों में भी अलग तरीके से बताया गया है। इन 7 ऋषियों के अलग अलग नाम भी हैं, तो जिसके कारण इनको बताया जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इसकी डिटेलिंग को रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राचीन समय में इन्हीं ताराओं को देख करके दिशाओं का अनुमान लगाया जाता था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता था यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है, नॉर्थ स्टार को देख करके दिशा का ज्ञान लगाया जाता है, क्योंकि ये फिक्स होता था नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसको पोल स्टार भी बोलते थे। ये हमेशा इसकी पोजीशन स्काई में इसी जगह पे रहती थी। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। जुपिटर की बात करी जा रही है, सैटर्न की बात करी जा रही है और अर्नस की बात करी जा रही है। इन तीनों स्टार्स में देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीजें, कि इनके पास अपनी रिंग्स हैं, यानी अगर ये ग्रह है तो इसकी ऐसी रिंग्स हैं, याद रखिएगा, और इनको घेरे हुए हैं, और ये बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस से घिरे हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम पृथ्वी से इनके टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमको इस प्रकार की रिंग्स दिखती है। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी है, अंतरिक्ष की बॉडी, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी स्वयं की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वो जो उनमें प्रकाश दिखता है, लाइट ऑफ द स्टार्स की दिखता है, यानी सन की बात चल रही है। जैसे अब पृथ्वी को ले लें, अर्थ को ले लें यहाँ पे, तो सन की जो रेज है वो पृथ्वी पर पड़ती है और ये लिट बाय सन होती है, तो जिसके कारण हमें दिखती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट और हीट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसी तरीके से प्लैनेट को डिफाइन किया गया है। प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेंटेई, ये प्लेंटेई शब्द से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स, यानी घूमने वाला। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो एक ग्रह है, हम सभी लोग जानते हैं। और
हीट और लाइट ये सन से लेता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नियरेस्ट स्टार क्या है? इसका नियरेस्ट स्टार सन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अब ये सभी लोग जानते हैं। दूसरी तरफ मून, जो चंद्रमा हम लोग देखते हैं स्काई में, वो हमारा उपग्रह के रूप में जाना जाता है और ये कंपेनियन है हमारी पृथ्वी की, जो चक्कर लगाती है पृथ्वी की, ठीक इस तरह से जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है। और देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे पूरे अगर बात करी जाए कुछ समय पहले, तो यहाँ पे 9 प्लैनेट्स होते थे, जिसमें प्लूटो भी आता था, लेकिन इंटरनेशनल कमीशन ने इसको स्पेस यहाँ पे इसको 8 डाला। प्लूटो को किसी कारणवश से निकाला गया है। यहाँ पे क्या है? 8 है। अब सोलर सिस्टम को यहाँ पे पढ़ेंगे, तो सोलर सिस्टम में सन आता है और 9 की जगह यहाँ पे 8 आता है, क्योंकि 2006 के आसपास या 8 के आसपास, यही कोई डेट है, ईयर है, यहाँ पे प्लूटो को निकाला गया है। इसमें प्लैनेट, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज में एस्टेरॉइड और मेटियोर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको मैं अभी बताया। अब नेक्स्ट जो इसके पास है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा हो गया सन, और सन के बाद आ जाता है क्या? तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो मार्स और जुपिटर, इन दोनों के जो बीच का बेल्ट है वो होता है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड छोटे छोटे पत्थरों, टुकड़ों, डेब्रिस, इनके मलबे से ये बेल्ट तैयार हुआ है, जो रोटेट करता है किसके किसके बीच में? याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में। अगर नहीं याद हो रही है तो एमजे याद कर लीजिएगा, मा जू। कोड कुछ भी बना के कैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं कि यहाँ पे कितने दिन में दिन और रात होती है, तो उसके नीचे आपको मेंशन है 58, 108, 150, 288। इस हिसाब से ये चीजें मेंशन है। कहीं कहीं तो सालों में भी ये चीजें निकल के आती हैं। प्लूटो कई साल में ये चीजें एक रिवॉल्यूशन करती है, तो ये रिवॉल्यूशनरी है जो चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, रिवॉल्व करती हैं। ठीक इसी प्रकार से सैटर्न और प्लूटो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं नेपट्यून एंड प्लूटो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इस मैप में बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से बन के आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो सोलर का मतलब यहाँ पे बताया गया है। सोल, रोमन लैंग्वेज में, मिथोलॉजी में इसको सन गॉड, सूर्य देवता, सोलर मीन्स सन, तो यहाँ पे इस रूप में जाना जाता है। और फैमिली ऑफ सन यहाँ पे क्या है? तो इसी सोलर सिस्टम को बोला गया है। सोलर सिस्टम जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, आपके चंद्रमा, प्लैनेट और सन, सबको कॉन्ग्रीगेट अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमें ये चीजें मिलती है। उसी को हम सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली ऑफन प्रायः बोलते हैं। बात आती है सन की, तो सन जो है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम रखा गया है। यानी सोलर सिस्टम को, जो अभी आपको पिछले मैप में मैंने दिखाया इतने सारे ग्रह को, तो जो सोलर सिस्टम है उसके सारे बीच में हम सन को रखे हैं। यानी मैप में है और रियल में भी ये आता है। यह एक बहुत बड़े एक्सट्रीमली हॉट गैसेस के रूप में जाना जाता है। यानी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है आपका क्या? सूर्य। जलता हुआ आग का गोला अगर बोले तो गलत नहीं होगा। यह क्या प्रोवाइड करता है? पूलिंग फोर्स। जाहिर सी बात है, अगर अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सन है तो इसमें पूलिंग फोर्स। इसकी अपनी अपनी हर एक चीज की एक फोर्स होती है जो ब्रह्मांड को बैलेंस किए हुए है। और ये बाइंड करता है क्या? सोलर सिस्टम को।
इसी फोर्स के द्वारा सारे के सारे लोग अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, तो ये कूलिंग फोर्स भी लगाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है ये सोलर सिस्टम के लिए। अगर बात करी जाए तो यही एक ऐसा सोर्स है, साधन है, जहां पे सोलर सिस्टम में इस प्रकार की चीजें आती हैं। 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से इसकी डिस्टेंस बताई गई है। बात आती है प्लैनेट की, तो यहाँ पे 8 प्लैनेट हैं जो आपके सोलर सिस्टम में यहाँ पे पाए जाते हैं। याद करने के लिए यहाँ पे कोड भी है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो यहाँ पे ये सारी प्लैनेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। प्लूटो अभी 2006 में इसको हटा दिया गया था। ऑल 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड सन इन फिक्स्ड पथ। तो जो आपके सन हैं उनके चक्कर लगाते हैं, ये कौन से जितने भी ग्रह हैं उनके चक्कर लगाते हैं। एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी पे चक्कर आती है। सबसे नियरेस्ट जो ग्रह के सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा आता है, तो मरकरी आता है। मैंने मैप में भी दिखाया है, जो अपना रिवॉल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट करता है। प्लूटो की अगर बात करें तो 248 ईयर्स में कंप्लीट करता है। मैंने बोला था आपसे कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे वर्षों में एक राउंड कंप्लीट करते हैं। वहां पे 248 साल लगते हैं प्लूटो को, जो एक कवर करता है। वीनस को पृथ्वी का ट्वीन भी बताया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। एक नया प्लैनेट है 2003 UB313, इसको डिस्कवर्ड किया गया है रिसेंटली हमारे सोलर सिस्टम में। यह प्लूटो से बड़ा है और पृथ्वी से भी दूर है, लेकिन डिटेल्स की बात करी जाए तो ये अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। एक प्लैनेट को प्लैनेट कंसीडर करने के लिए कुछ बेस होते हैं, उस बेस को अगर वो फॉलो नहीं करता तो हम उसे प्लैनेट नहीं कहते। इसी उदाहरण को देते हुए प्लूटो को इससे आउट रखा गया था, ये चीजें याद रखिएगा। अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ हमारी 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। तो सबसे पहले क्या आता है, मरकरी, वेनस, तीसरे नंबर पे आपका अर्थ आता है। उसके बाद क्या आता है, मार्स। फिर यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे तो इस वाले बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा जुपिटर। तो यहाँ पे ये कोड जब आप याद रखेंगे ना तो आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सीरीज से दे सकता है, अर्थ की लोकेशन पूछ सकता है, किसके बीच में है क्या पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका अर्नस, सैटर्न, फिर अर्नस, फिर नेपट्यून। तो ये याद रखिएगा, एम वेम और जे सून। तो याद काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो ये अर्थ लाइक शेप लिए हुए है आपका, और अर्थ लाइक शेप जो होता है उसे हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड एक मैप की तरह है, मान के चलिए। एक ग्लोब जो है हम लोग देखते हैं उसे हम ग्लोब बोल देते हैं, लेकिन जो अर्थ लाइक शेप है उसे हम जियोइड बोलते हैं। एक्चुअली में अर्थ लाइक शेप बनाना काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, क्योंकि अर्थ में हर जगह कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं रिवर है, कहीं माउंटेन है, कहीं आइलैंड्स हैं, कहीं ओशियंस हैं, कहीं लेक्स है, कहीं पॉन्ड्स है। तो ये एग्जैक्ट बनाना काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इसीलिए यहाँ पे जियोइड वर्ड यूज हुआ है। याद रखिएगा, अर्थ लाइक शेप, जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल की बात करी जा रही है। पृथ्वी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे मानव के रहने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, एक हैबिटेबल वातावरण भी यहाँ पे हमें प्रदान होता है। अर्थ यहाँ पे ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है। ऐसे वातावरण में मानव के रहने के अनुकूल ये चीजें आती हैं, जहाँ पे वाटर और एयर की उपस्थिति बहुत ही इसेंशियल मानी जाती है किसी भी चीज की
सर्वाइवल के लिए, और लाइफ सपोर्टिंग के लिए हमें ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे मिल जाता है। इन्हीं कारणों से यूनिक प्लैनेट के रूप में हम अर्थ को जानते हैं। लेकिन अगर आउटर स्पेस की बात करें तो अर्थ जो है ब्लू अपीयर होता है। अर्थ बाहर से जब किसी अर्थ को आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, जब अर्थ छोड़कर आदमी स्पेस में रहता है और अर्थ को देखता है तो ब्लूइश अपीयर होता है। 2/3 इसकी जो सरफेस है वो वाटर से ढकी हुई है, जिसके कारण इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। अब इसे ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है ये तो आप लोग आज समझ लिए। कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ये क्लियरिटी यहीं पे मेंशन है। अब यहाँ पे लाइट ट्रेवल करती है, यहाँ पे क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। 8 मिनट लगते हैं इसको पृथ्वी पर पहुंचने में, किसकी? सूरज की लाइट। मून की अगर बात करें, सन और प्लैनेट पढ़ने के बाद मून की जो बारी आती है, क्योंकि अपने सोलर सिस्टम में ये सब चीजें हैं, तो मून को अगर हम अच्छे से देखें तो अर्थ के बाद अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, एक ही उपग्रह है जिसे हम मून कहते हैं, और इसका जो डायमीटर है 1/4 है पृथ्वी के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। वहीं पे बात करी जा रही है इसकी दूरी की, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। इसकी डिस्टेंस कई जगहों पे पूछी गई है। और दूसरी तरफ बात करी जा रही है, मून जो है मूव करता है, क्या मून जो है मूव करता है अराउंड अर्थ। 27 दिन लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में, और एग्जैक्टली सेम टाइम पे कंप्लीट करता है 1 स्पिन। याद रखिएगा, एग्जैक्टली सेम टाइम, एग्जैक्टली। और इसका जो रिजल्ट होता है कि अगर मून पृथ्वी के इसी चक्कर को एग्जैक्टली सेम टाइम पे कर रहा है, तो यानी आपको सिंगल साइड ऑफ द मून ही विजिबल होंगे, वो भी हमेशा। तो पृथ्वी से यहाँ पे सिंगल एक ही साइड का रिफ्लेक्शंस आते हैं, यानी कुछ पार्ट कभी भी पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। याद रखिएगा, मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। लेकिन अभी नासा के वैज्ञानिकों ने कई सारे यहाँ पे ये बताए हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे हैबिटेबल इन्वायरमेंट कहीं कहीं है, ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मतभेद है। यहाँ पे नीदर वाटर नॉर एयर, आज के डेट में यहाँ पे नीदर वाटर नॉर एयर जब आप सर्च करेंगे क्या मून पे है, तो नासा का सीधे रिपोर्ट निकल के आएगा उस पे कि वहाँ पे वाटर की उपस्थिति पाई गई है, आइस भी पाई गई है। यहाँ पे नासा के वैज्ञानिक ये क्लेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें हैं, काफी कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना भी। तो यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं। अब देखिए रॉकेट लॉन्चिंग के समय यहाँ पे ये पिक्चर दिखा रहा है कि पृथ्वी को जब छोड़ती है तो ये कैसे अपने उपकरण यहाँ पे इंटर करती है इन जगहों पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा, और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है 29 जुलाई 1969। 29 जुलाई 1969 को इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। अब सैटेलाइट क्या है, तो एक सेलेस्टियल बॉडीज है, अंतरिक्ष की एक बॉडी है जो मूव करती है किसके अराउंड, तो अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो जैसे सूरज मूव के चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं, उसी तरह प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट मूव करता है उसी स्पीड टाइम को। इसीलिए यहाँ पे एक साइड चंद्रमा का हम नहीं देख सकते। ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करी जा रही है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोगों का जो सैटेलाइट है, हम लोग भी सैटेलाइट बोलते हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। आर्टिफिशियल बॉडीज यहाँ पे बोली जा रही है, तो ये डिजाइन किया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, और काफी मशक्कत के बाद ये हम लोग अचीवमेंट कर पाए हैं। ये कोई आम चीजें नहीं है, यहाँ तक भेजना, कोई भी चीज भेजना मानव के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे मानी जाती है। तो ये यूनिवर्स में हम लोग इस प्रकार की चीजें अब कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं, इनसैट, आईआरएस, एडुसेट, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने भेजा हुआ है।
नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे एस्टेरॉइड के बारे में, जो कि यहाँ पे दिखा हुआ। तो एस्टेरॉइड पहले ही बता दिया आपको कि ये एक टुकड़ा है, ये किसी डेब्रिस का, माउंटेन का, किसी भी प्लेनेट के टुकड़ा का जब कोलिजन हुआ था तो वहां पे वो डेब्रिस तैयार हुई थी, ये वही बेल्ट है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, चंद्रमा पे बात करी जा रही है, इस प्रकार की चीजें हैं। अब एस्टेरॉइड की बात करी जा रही है, जो आपको यहाँ पे मैं दिखाया, और एस्टेरॉइड बेल्ट तो आपको मैं बता ही दिया कि क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। इस बेल्ट को यहाँ पे क्या किया जाए, तो ये स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स से छोड़कर यहाँ पे बहुत सारे टाइनी बॉडीज हैं जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन। ये सन के चारों तरफ मूव करते हैं इसी ऑर्बिट में, याद रखिएगा। ये बॉडीज एस्टेरॉइड कहलाते हैं। एस्टेरॉइड तो यहाँ पे क्या होता है, ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर को, जो कि पहले ही आप यहाँ पे चीजें क्लियर कर दिया हूं मैं। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड अभी तक सेरेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और ये पार्ट ऑफ द प्लैनेट बताया गया है, जो कि एक्सप्लोड हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ था बहुत साल पहले ही। तो जो भी डेब्रिस है वो कहीं ना कहीं पत्थरों के, रॉक के बने हुए हैं, और डस्ट पार्टिकल भी हैं उसके साथ, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल भी हैं। तो वही उसी बेल्ट को एस्टेरॉइड बेल्ट बोला गया है। अब मेटियोराइड क्या है, दूसरी चीजें निकल के आ रही हैं। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना भी जरूरी है। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें मेटियोराइड बोलते हैं। याद रखिएगा, ये वही मेटियोराइड हैं जो रॉक के रूप में उपलब्ध होते हैं, ये वही मेटियोराइड हैं। और कभी कभी ये मेटियोराइड पृथ्वी के नजदीक आते हैं और पृथ्वी पर भी गिरते हैं, और जब रास्ते में ये रहते हैं, जब अपने एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्लैश ऑफ लाइट की तरह आती है। ज्यादा से ज्यादा जो मेटियोराइड है वो एटमॉस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसे फ्लैश आती है, जो रात को कभी कभी हम लोग देखते हैं, वो डस्ट पार्टिकल ही फ्रिक्शन से वो जलती हुई नजर आती है, वही फ्लैश आउट होती है। तो वही फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखती है। और मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, जो कंप्लीटली एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं होते, यानी समाप्त नहीं होते, वह पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें मेटियोराइट बोला जाता है। याद रखिएगा, उन्हें मेटियोराइट बोला जाता है। जब तक ये आसमान में है मेटियोराइड हैं, और जब पृथ्वी पे आ जाते हैं तो मेटियोराइट बोला जाता है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है बहुत सारे स्टार्स की। इन ग्रुप ऑफ स्टार्स में बिलियंस ऑफ द स्टार्स को हम लोग बैंड बोलते हैं। उस बैंड का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, दूध गंगा, मिल्की वे बोला जाता है। तो ये वही पिक्चर है मिल्की वे की, जो दूध गंगा के रूप में आप दिख रहे होंगे। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है। प्राचीन समय में बात करी जा रही है कि रिवर ऑफ लाइट जो है यहीं से निकल के आती है, इसी के नाम पे इसे आकाश गंगा बोला गया है। गैलेक्सी जो है बहुत बड़ी है, बिलियंस ऑफ द स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट हैं, गैसेस हैं, और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी जो कि इस यूनिवर्स को बनाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, तो ये सोलर सिस्टम पार्ट है किसका, गैलेक्सी का। गैलेक्सी, अब बहुत सारे ऐसे ऐसे गैलेक्सी क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिवर्स मिलके क्या बनाते हैं, मेटावर्स बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये चीजें हैं। देखिए ब्रह्मांड का कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार से ये चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। तो ये थी पहली चैप्टर। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो पहला चैप्टर तो आप चैनल को
लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।